नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनोज कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। चुनाव में करारी हार के बाद ममता बनर्जी को तगड़ा झटका। ममता के हाथों से छिन गई तृणमूल कांग्रेस। ऋतुव्रत बनर्जी बने नेता विपक्ष। विधानसभा स्पीकर ने दी मंजूरी। बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ा उलटफेर। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की बैठक में शामिल होने नमन्ना पहुंचे टीएमसी के दिग्गज। ऋतुव्रत संदीपन के साथ फरहाद और कुणाल घोष की एंट्री से मचा हड़कंप। इसी बीच अभिषेक बनर्जी को ईडी का समन। कर्नाटक में आज से डीके राज। शिव कुमार ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। जी परमेश्वर बने उप मुख्यमंत्री। 13 मंत्रियों ने भी ली शपथ। दिल्ली की मालवीय नगर के रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग। 20 से ज्यादा मौतें। हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। मुआवजे का ऐलान। कोचिंग के बाहर फायरिंग पर अपने बयान से पलटे खान सर। बोले, उस समय इतना माहौल था कि समझ नहीं आया। पुलिस ने भी किया बड़ा खुलासा। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात टीएमसी में बड़ी टूट की। पश्चिम बंगाल चुनाव में हार के साथ सत्ता गंवाने वाली ममता बनर्जी के हाथ से टीएमसी छिन गई है। ममता की पार्टी टीएमसी में बड़ी फूट हो गई है। खबर यह है कि पार्टी से निकाले गए विधायक ऋतुव्रत बनर्जी समेत 58 बागी नेताओं को विधानसभा स्पीकर ने मंजूरी दे दी है। स्पीकर ने ऋतुव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता दी। ऋतुव्रत बनर्जी के नेतृत्व में 60 विधायकों ने स्पीकर रविंद्रनाथ बोस से मुलाकात कर उनसे कहा था कि वो टीएमसी के असली गुट है और ऋतुव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता दे दी जाए। ऋतुव्रत बनर्जी का दावा है कि उनके साथ 60 विधायक हैं और वही असली टीएमसी है। इसी बीच ममता बनर्जी ने टीएमसी की सभी समितियां और इससे जुड़े संगठन को भी भंग कर दिया है। सर, ये तो बहुत बड़ा झटका है ममता बनर्जी के लिए। देखिए, ममता बनर्जी के हाथ से पार्टी चली गई। आपने अभी तमाम संगठनों को डिसॉल्व क्यों किया? क्योंकि आपको मालूम है कि वहां जो लोग हैं वो सब के सब पलटने वाले थे। ये वकीलों के सुझाव पे कि आगे अब तो इनको कोर्ट के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, लेकिन लीगली शी इज ऑन ए वेरी वीक ग्राउंड। उनके पास लॉजिक नहीं है, क्योंकि सारे संगठन के लोग कह देंगे नहीं नहीं, हम तो नहीं जानते, ये ऋतुव्रता और हम लोग जो है बिल्कुल अलग हैं। जिस तरह से पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया, जिस तरह विधायक पलटी मार चुके, और बताया ये जा रहा है कि सांसदों की भी संख्या भारी मात्रा में है जो पलटने को तैयार है। मतलब ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस चुनाव हारने के 1 महीने तक वो ममता बनर्जी के पास नहीं टिका। यह अभिषेक बनर्जी के ऊपर निशाना साध के ममता बनर्जी को बंगाल की राजनीति से बेदखल करने की बात चल रही है। भाई, चुनाव बहुत सारे लोग हारते हैं, लेकिन इस तरीके से वो इसलिए हो रहा है कि जो तमाम विधायक, सांसद लोग, पार्टी कार्यकर्ता, उनको एक बात समझ में आ रही है कि जनता आपके पीछे पड़ गई है। आपने 15 साल तक जिस निर्ममता के साथ सरकार चलाई, उसका बदला जनता ले रही है बंगाल की। तो ममता बनर्जी के पास न जनता है और ना ही लीगली शी इज ऑन अ वेरी साउंड ग्राउंड। ये सारी चीजें ममता बनर्जी से एक एक करके बिखरने वाली है। जी, तो ममता बनर्जी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही हैं। साथ ही आज एक खबर चौंकाने वाली भी सामने आई। खबर यह है कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता, दक्षिण 24 परगना और हावड़ा जिले को लेकर एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक बैठक बुलाई थी। इस बैठक में टीएमसी के बागी और दिग्गज विधायकों ने भी हिस्सा लिया। नवन्ना पहुंचने वाले नेताओं की लिस्ट में बगावत का बिगुल फूंकने वाले ऋतुव्रत बंदोपाध्याय और संदीपन साहा तो उम्मीद के मुताबिक शामिल थे ही, लेकिन उनके साथ साथ अन्य नामों ने भी चौंका दिया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की इस प्रशासनिक बैठक में हिस्सा लेने के लिए टीएमसी के सबसे भरोसेमंद चेहरों में शुमार फरहाद हकीम, कुणाल घोष, अशोक देव, जावेद खान और नैना बंदोपाध्याय जैसे कद्दावर नेता भी नवन्ना पहुंचे। तो वहीं ममता बनर्जी के दिल्ली पहुंचने की खबर है। 8 जून को इंडी गठबंधन की बैठक होनी है, जिसमें शामिल होने के लिए ममता दिल्ली आ रही हैं। ममता के साथ अभिषेक बनर्जी भी दिल्ली आ सकते हैं, लेकिन इससे भी बड़ी खबर आज ये सामने आई कि अभिषेक ईडी के रडार पर आ गए हैं। ईडी ने अभिषेक के खिलाफ
शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आज ईडी के अधिकारी अभिषेक बनर्जी के घर भी पहुंचे। बताया जा रहा है कि घोटाले के मामले में अभिषेक को समन मिला है। 15 तारीख को पेशी का आदेश भी दिया गया है। सर, अभिषेक बनर्जी को ईडी का समन मुसीबत में फंस गए हैं। देखिए, मुझे तो लग रहा है कि ममता बनर्जी ये जो दिल्ली का प्लान बना रही है उनको तो कैंसिल करना पड़ेगा। जब उनके पास पार्टी नहीं है, आप किस आधार पे इंडी गठबंधन के इंडिपेंडेंट नेता बन के अभिषेक बनर्जी जेल जाएंगे, ये तो शुभेंदु अधिकारी पहले ही बता चुके हैं। उनके घर पे बुलडोजर भी चलेगा, उनको जेल भी जाना होगा, क्योंकि जिस तरीके से अति मचाई थी अभिषेक बनर्जी ने, और सबसे बड़ी बात, अभिषेक बनर्जी के ऊपर कोई कार्रवाई होती है, बंगाल की जनता खुश हो जाती है। He has turned out to be the main villain। पार्टी के लोग जो छोड़ के जा रहे हैं वो अभिषेक बनर्जी की वजह से। तो ये सारी चीजें हो रही है। ईडी का समन इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये लोग अब कानून का पावर क्या होता है ये पहली बार उसको टेस्ट कर रहे हैं। ये यही ममता बनर्जी है, सीबीआई जाती थी, सीबीआई वालों को ही पिटवा देती थी। राजीव कुमार से पूछताछ के लिए गई थी, ममता बनर्जी खुद चली गई। अब ईडी वाले घर पे नॉक कर रहे हैं, कितनी शर्म की बात है। और आप भागे भागे फिर रहे हैं। ईडी वाले इंतजार करते रहे कि भाई उसको भेजो, जो समन 15 तारीख को जो बुलाहट है आपको, आप उसके लिए। तो ये सारी चीजें जो हो रही है वो ममता बनर्जी की साख, उनकी पार्टी, उनका पूरा दल, पूरा कुनबा और उनके जो तमाम समर्थक मीडिया में हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ा झटका है। जी, अब बात कर्नाटक की राजनीति में आज से शुरू हुए नए अध्याय की। डीके शिव कुमार ने कर्नाटक के सीएम पद की शपथ ले ली है। उन्हें राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सीएम पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, सिद्धरमैया समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। डीके शिव कुमार ने संविधान की प्रति के साथ शपथ लिया। जी परमेश्वर ने नए डिप्टी चीफ मिनिस्टर पद की शपथ ली। इसके अलावा 12 अन्य विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। इनमें पूर्व सीएम सिद्धरमैया के बेटे यतेंद्र सिद्धरमैया भी शामिल हैं। सर, आज से डीके युग की शुरुआत कर्नाटक में हो गई है। ये सरकार कैसे चलेगी? ये सरकार कैसे चलेगी ये तो बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आप मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन जो मंत्री बन रहे हैं वो सिद्धरमैया के लोग हैं। सिद्धरमैया नाराज थे और ऐसे नाराज वो बाकायदा पब्लिक में वो खुद उसको एक्सप्रेस भी कर रहे हैं। दिक्कत यह है कि उनकी बहुत सारी बातों को नहीं मानी गई। वो चाह रहे थे कि सारे के सारे मंत्री जो है एक साथ शपथ ले, आपने नहीं किया। वो चाह रहे थे कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, उसका चेयरमैन वो बने, आपने वो काम नहीं किया। आपने उनके बेटे को डिप्टी सीएम भी नहीं बनाया। वो 4-4 डिप्टी सीएम की मांग कर रहे थे कि अपने लोगों को बना दें, मुख्यमंत्री को जो है पंगु कर दें। तो जो डीके शिव कुमार के ऊपर जो ताज पहनाया गया है उसमें कांटे बहुत ज्यादा है। ये आगे किस तरीके से वहां पे कोऑर्डिनेशन होगा, किस तरीके से सारी चीजें होगी, इसके ऊपर सारे लोग पजल्ड हैं कि ये किस तरह की सरकार बनाई गई। बहुत सारे समर्थन जो कास्ट जिनकी वजह से कांग्रेस पार्टी जीती, इन चेहरों को देख करके नाराज है। महिलाएं इस कैबिनेट में आज एक भी महिलाएं ने शपथ नहीं लिया। तो बहुत सारे रॉन्ग सिग्नल्स जा रहे हैं। सिद्धरमैया को खुश करने, उनको कंटेन करने के चक्कर में राहुल गांधी से बहुत सारी गलतियां हुई हैं। और सबसे बड़ी गलती जो टीवी पर नजर आ रहा था, वंदे मातरम लोग गा रहे थे, राहुल गांधी के मुंह से एक बार भी वंदे मातरम वो गुनगुना भी नहीं सके, वंदे मातरम बोल भी नहीं सके। जी, अब बात दिल्ली से आई दुखद खबर की। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में एक रेस्टोरेंट और होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई है। ये आग मालवीय नगर के फ्लोरिस्टे B&B नाम के होटल में सुबह करीब 8:48 पर लगी। देखते ही देखते आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची। दमकल विभाग ने 8 गाड़ियों की मदद से आग पर किसी तरह से काबू पाया।
इस भीषण हादसे में 40 से ज्यादा लोगों का सफल रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया गया। रेस्क्यू किए गए लोगों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर जांच जारी है, एक्शन भी हो रहा है। साथ ही पीएम मोदी ने आग लगने की घटना पर दुख जताया है और मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। सर, खबर तो काफी दुखद है, लेकिन एक्शन क्या हुआ है और लापरवाही किसकी है? देखिए, जब लोग मरेंगे तब हम एक्शन में आएंगे। किसको मालूम नहीं है कि इस तरह के होटल्स दिल्ली या पूरे देश में हर जगह है। इनको परमिशन थी 6 कमरे की, 25 कमरे बना करके ये लोगों से पैसे ऐंठ रहा था। घटना घटी, 3 मालिक हैं, भाग गए सब, अभी तक पकड़े नहीं गए जब तक हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि इस तरह की इलीगैलिटी होती है तो उसमें कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं। पुलिस पैसे खाती है, अधिकारी, एमसीडी, जो तमाम प्रशासनिक लोग हैं जिनको इन सारी चीजों के ऊपर, भाई आप कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हो, आप फायर सेफ्टी का कोई आपके पास ध्यान नहीं है। जब ट्यूशन के अंदर, कोचिंग सेंटर्स के अंदर लोगों की मौत पानी से हो जाती है तब हम जगते हैं, तब बुलडोजर चलता है। अब ये सारे अधिकारी क्या कर रहे हैं? घूस खा खा करके ये सब मोटे हो गए। तो एक्शन आप इधर उधर ना लें। सबसे पहले तो वहां के पुलिस अधिकारियों को, एमसीडी के अधिकारियों को, जिनके ऊपर ये सारी चीजें की जिम्मेदारी थी कि वहां ये सारी चीजें चल कैसे रहा था। तो ये एक बहुत बुरी घटना है, लेकिन हम यकीन से कह सकते हैं कि पहले भी नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। सारे लोग इस मौत के बाद 5 दिन अखबार में छपेगा, मीडिया वाले दिखाएंगे और उसके बाद सब जाकर के सो जाएंगे। इस तरह के तमाम एक्शन तब मायने रखता है कि अभी पूरे देश के अंदर इस तरह के चल रहे होटल के ऊपर छापेमारी की जाए और जहां भी इलीगैलिटी है, जहां भी फायर मेजर जो है वो ठीक नहीं है, सब पे ताला और इन सबको फाइन और उनके मालिकों को जेल में डालिए, तब जाकर के इस तरह की कुव्यवस्था खत्म हो सकती है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। बिहार की राजधानी पटना में बीती रात खान सर की कोचिंग के बाहर हुई फायरिंग के मामले में एक बड़ा मोड़ सामने आया है। शुरुआत में मीडिया के सामने अपनी कोचिंग के बाहर गोलियां चलने का दावा करने वाले खान सर अब अपने बयान से पूरी तरह से पलट गए हैं। खान सर का अब कहना है कि घटना के वक्त माहौल इतना ज्यादा तनावपूर्ण था कि वो स्थिति को सही तरीके से समझ नहीं पाए। वहीं दूसरी तरफ पटना पुलिस ने भी कोचिंग के बाहर किसी भी तरह की फायरिंग की घटना से इनकार कर दिया है। सर, आखिर में ये विवाद क्या है? फायरिंग हुई भी है या नहीं हुई है? देखिए, अब जब जो आदमी कह रहा है कि फायरिंग हुई वही पलट जा रहा है, इसका मतलब क्या है? एफआईआर के अंदर फायरिंग की कोई बात नहीं, और आप ये कह रहे हो कि भाई इतना तनावपूर्ण माहौल था और जो है आप ईयरपीस लगा करके आकर के वहां भाषण दे रहे हो। कहानी क्या है? कहानी ये कोचिंग माफियाज, चाहे कोई भी हो, ये कोचिंग इस देश के लिए एक कलंक बनता चला जा रहा है। ये पूरे एजुकेशन सिस्टम को बदलने की आवश्यकता है। 12th में जो चीज पढ़ाया जाता है वो एग्जाम में नहीं पूछा जाता। वो क्यों नहीं पूछा जाता? ये कितने पैसे ले रहे हैं अधिकारी? ये एग्जाम के क्वेश्चन सेट करने वाले इन कोचिंग माफिया से कितने पैसे खाते हैं? आप 12th के बाद एग्जाम दो, उसका क्वालिफिकेशन 12th क्लास का है, वो चीज पढ़ाया नहीं जाएगा क्लास 12th में जो एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके लिए कोचिंग, ये कोचिंग माफियाओं के बीच की लड़ाई है। पोस्टर वॉर, पोस्टर वॉर। अब नया बैच आएंगे तो सब लोगों ने पोस्टर लगा रखा है, तो किसी दुकान, किसी कोचिंग सेंटर के सामने किसी और ने लगा दिया, किसी ने कुछ कर दिया, और इसी में ये आपस में लड़ रहे हैं, गुंडे भेज दिए। ये समस्या है। दिक्कत ये है कि कोई भी सरकार इस पूरे, कोई भी सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, एग्जाम का सिस्टम है, कोचिंग का, ये होलिस्टिक तरीके से आप उसको ट्रीट ही नहीं करते, और इसलिए इस तरह की चीजें, इस तरह के माफिया, इस तरह का इंडस्ट्री पूरे देश में
कुकुरमुत्ते की तरह जो है वो पनपता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।